इस कहानी में दिखाए गए सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। ये कहानी सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन और समाज में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से बनाई गई है। शादी एक इश्क की शुरुआत सीज़न 2 का आज हम देख रहे हैं एपिसोड नंबर 24। इससे पहले के एपिसोड मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिए हैं, तो आप उन्हें वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये नया एपिसोड। सामने इस वक्त स्वर्णा खड़ी थी। उसके हाथ में कुछ बलून्स थे, जिसे देखकर अव्यान का चेहरा सर्द हो गया। ध्रुवंश स्वर्णा को ऊपर से नीचे तक देखते हुए फिक्र से पूछता है, लिटिल सिस्टर कहाँ गई थी तुम? स्वर्णा जवाब देती है, सॉरी, वो मैं बच्चों के लिए जिद करने पर बर्थडे पार्टी में चली गई थी। स्वर्णा के इतना बोलते ही अव्यान की सर्द आवाज़ आती है, किससे पूछकर? स्वर्णा ये सुनते ही चुप हो जाती है, क्योंकि वो किसी को भी इन्फॉर्म करना भूल चुकी थी। स्वर्णा के ऐसे चुप रहने से अव्यान जोर से चिल्लाता है, बोलो। अव्यान के इतना जोर से चिल्लाने से स्वर्णा डर जाती है, उसका शरीर कांप जाता है। वहीं अव्यान की आवाज़ से सभी उठकर इस ओर आ जाते हैं। ध्रुवंश स्वर्णा को कांपता देखकर उसके कंधे को पकड़कर खुद से सटाते हुए अव्यान से कहता है, ब्रो सॉरी बोला ना इसने, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? अव्यान स्वर्णा को देखकर गुस्से से दांत भींचते हुए कहता है, इतनी रात हो गई, कुछ हो जाता, कोई कुछ कर देता। बोलते हुए अव्यान अचानक ही स्वर्णा के हाथ से बलून्स लेकर फोड़ देता है। स्वर्णा और ज़्यादा डर जाती है। अव्यान स्वर्णा की बाजू पकड़कर ध्रुवंश से दूर करता है और उसके बाजुओं को बहुत तेज पकड़कर पूछता है, बताओ किससे पूछकर तुम गई थी वहाँ? अक्ल नहीं है तुम्हारे पास? अब चुप क्यों हो? जवाब दो जल्दी। अव्यान की आवाज़ वक्त के साथ बहुत ज़्यादा डरावनी होती जा रही थी। स्वर्णा कांपते हुए कहती है, मुझे लगा मैं जल्दी आ जाऊंगी, मुझे नहीं पता था कि इतना लेट हो जाएगा। स्वर्णा इतना ही बोलती है कि अचानक अव्यान अपना हाथ उठाकर उसे थप्पड़ मारने वाला होता है। तभी आदित्य तुरंत ही अव्यान के हाथ को पकड़ लेता है। वहीं ध्रुवंश भी तुरंत ही स्वर्णा को अपने सीने में छिपाकर चिल्लाता है, ब्रो ये क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? अव्यान की आंखें इस वक्त गुस्से से लाल थीं। स्वर्णा ने भी ये देख लिया था कि अव्यान उसे थप्पड़ मारने वाला था, जिससे वो डर से रोने लगती है। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक अव्यान को हुआ क्या। स्वर्णा हद से ज़्यादा डर चुकी थी। आव्या और प्रज्ञा भी अब स्वर्णा के पास आ गई थी। स्वर्णा डर से कसकर ध्रुवंश को पकड़कर रो रही थी। काव्या अव्यान को हैरानी से देख रही थी, क्योंकि अव्यान इतनी जल्दी ऐसे रिएक्ट नहीं करता। आदित्य धीरे से अव्यान के हाथ को छोड़कर कहता है, सब लोग अंदर चलो। और सबसे पहले अव्यान ही बहुत तेज़ कदमों से वहाँ से अपने कमरे में चला जाता है। श्रेष्ठा कंफ्यूज होकर अव्यान को देखकर कहती है, इसे अचानक क्या हुआ? इतना गुस्सा? थप्पड़ मारता तो अर्ना का तो खून ही निकल जाता। ध्रुवंश और आदित्य भी अव्यान को जाता हुआ देखते हैं, फिर एक दूसरे को देखते हैं। ध्रुवंश स्वर्णा को उठाकर कमरे में ले जाता है। आव्या और प्रज्ञा भी वहां आ जाते हैं। दोनों ने भी आज पहली बार अव्यान को इतना ज़्यादा गुस्सा देखा था, जिससे दोनों भी डरे हुए थे। आव्या भी इस वजह से चुप हो चुकी थी। स्वर्णा रोते रोते सिसक रही थी। ध्रुवंश स्वर्णा को खुद से धीरे से अलग करके उसके आंसुओं को पोंछता है और उसे बड़े प्यार से समझाता है, लिटिल सिस्टर अब चुप भी हो जाओ, देखो तुम्हारे आंसू तुम्हारे चेहरे को गंदा कर रहे हैं। स्वर्णा रोते हुए कहती है, मैंने जानबूझकर नहीं किया, मैं उस बच्चे को उदास नहीं करना चाहती थी, आज उसका बर्थडे था। और बोलते हुए स्वर्णा की सांसें रुक सी गई। ध्रुवंश स्वर्णा की पीठ को सहलाते हुए उसे शांत करता है। भाई ने मुझे इतना जोर से डांटा। इतना बोलते ही स्वर्णा खांसते हुए रोने लगती है। ध्रुवंश उसे गले लगाकर उसे शांत करने के लिए उसके बालों को धीरे धीरे सहलाता है। प्रज्ञा और आव्या को स्वर्णा की हालत देखकर बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। बहुत देर बाद स्वर्णा वैसे ही रोते रोते सो जाती है। ध्रुवंश स्वर्णा को अच्छे से बेड पर लिटाता है। ध्रुवंश आव्या को देखकर बोलता है, ट्यूलिप अर्ना को अकेला मत छोड़ना। आव्या हाँ में सिर हिलाती है। ध्रुवंश अब प्रज्ञा को देखकर कहता है, भाभी आप भी यहीं सो जाइए, मुझे डर है कि कहीं ब्रो आपको भी चोट ना पहुंचा दे। वैसे तो प्रज्ञा को भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, जिस वजह से वो भी हाँ में सिर हिला देती है। ध्रुवंश एक पल स्वर्णा को देखता है, फिर उसके माथे पर किस करके बाहर चला जाता है। आदित्य और काव्या जैसे ही कमरे में पहुंचते हैं, काव्या बेड पर बैठते हुए कहती है, आज पहली बार अयान को देखकर ऐसा लगा जैसे मैं आपको देख रही हूँ। इतना गुस्सा, आखिर हुआ क्या है उन्हें? आदित्य आराम से बेड पर बैठकर फ़ोन को साइड में रखकर कहता है, एक खोने का डर होता है वाइफी, जो इंसान को गुस्सा दिलाने पर मजबूर करता है। गुस्सा मुझे भी आया था, लेकिन मैंने रोक लिया, क्योंकि स्वर्णा है तो बच्ची ही। काव्या तुरंत ही पूछती है, मतलब क्या है, थोड़ा ढंग से बताइए ना। आदित्य एक पल काव्या को देखता है, फिर उसे अपनी बाहों में भरकर कहता है,
इस वक्त सभी की जान खतरे में है, लेकिन सबसे ज़्यादा स्वर्णा की। मासूम है ना, तो सबसे पहले उसे ही टारगेट किया जा सकता है। आदित्य की बात सुनकर काव्या स्वर्णा के लिए परेशान हो जाती है। आदित्य काव्या के माथे पर किस करके कहता है, चिंता मत करो, उसे कुछ नहीं होगा। काव्या को आदित्य के ये कहने से संतुष्टि मिलती है। रात के करीब 1 बजे थे। अव्यान स्वर्णा के कमरे में आता है तो एक ही बेड पर तीनों को सोते हुए देखता है। स्वर्णा बीच में सो रही थी। एक तरफ आव्या थी और एक तरफ प्रज्ञा। अव्यान आगे बढ़कर स्वर्णा के चेहरे को बहुत गौर से देखता है, जो रोने की वजह से सूज चुका था। अव्यान धीरे से उसके करीब जाता है क्योंकि बेड पर थोड़ी जगह खाली थी। अव्यान की नज़र अब स्वर्णा के बाजुओं पर जाती है, जिसमें अव्यान के हाथों के निशान दिख रहे थे। अव्यान उस निशान को बहुत गौर से देखता है। देखते हुए उसे याद आता है कि वो किस तरह अपना आपा खोकर स्वर्णा को थप्पड़ मारने वाला था। अव्यान की आंखों में एक गिल्ट था। अव्यान स्वर्णा से दूर होकर फर्स्ट एड बॉक्स से दवाई लेकर उसके बाजुओं पर धीरे से लगाता है। धीरे धीरे लगाकर वो अब दवाई रखता है और झुककर स्वर्णा के माथे पर किस करके बहुत ही धीरे से कहता है, आई एम सॉरी डॉल। जब स्वर्णा पैदा हुई थी तब वो बिल्कुल एक डॉल जैसी दिखती थी। भले आज तक अव्यान ने कभी उसे इस नाम से नहीं बुलाया, लेकिन जैसे ही बचपन में उसने स्वर्णा को देखा तो उसने अपने दिल में स्वर्णा के लिए एक अलग सा नाम रखा था, और वो यही था, डॉल। अव्यान इस वक्त उसे सॉरी तो बोल रहा था, लेकिन स्वर्णा को ये सुनाई देने वाला नहीं था, क्योंकि वो तो अपनी गहरी नींद में थी। अव्यान कुछ पल स्वर्णा को देखता है, फिर आव्या को और आखिर में प्रज्ञा को। सबको देखने के बाद अव्यान कमरे से निकल जाता है और अच्छी तरह से दरवाज़ा बंद कर देता है। अगले दिन स्प्रहा बैठी हुई अपने और शौर्य की शादी की फोटो को बुरी तरह से घूर रही थी। वॉशरूम में पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी, जिससे साफ समझ आ रहा था कि शौर्य वॉशरूम में शावर ले रहा है। स्प्रहा शादी की फोटो को देखते हुए धीरे से कहती है, कहाँ मैंने सोचा था कि हैंडसम हंक मेरा पति होगा, लेकिन पता नहीं कहाँ से इस बुढ़े की नज़र मुझ पर पड़ गई। अपनी उम्र की लड़कियां मर गई थी क्या? इसे मेरी ही जिंदगी खराब करनी थी। स्प्रहा बुरी तरह से शौर्य को कोस रही थी। ऐसा नहीं था कि शौर्य दिखने में अच्छा नहीं था, वो बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग था, लेकिन जिस हालत में उसने शादी की, इस वजह से स्प्रहा हमेशा शौर्य की बुराई करते हुए नहीं थकती थी। शौर्य का ऑरा हमेशा से खतरनाक रहा है। शौर्य क्या करता है ये आज तक स्प्रहा को समझ नहीं आया, क्योंकि वो ज़्यादातर स्प्रहा के साथ ही रहता था। स्प्रहा एक कॉलेज स्टूडेंट है और वो इस वक्त ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में है। एक दिन कॉलेज जाते वक्त अचानक ही स्प्रहा शौर्य से टकराई थी। शौर्य उस वक्त जख्मी हालत में था। स्प्रहा ने शौर्य का चेहरा इतना गौर नहीं किया था, लेकिन शौर्य ने कर लिया था। स्प्रहा शौर्य को जख्मी हालत में देखकर हॉस्पिटल ले गई थी। उसके बाद तो शौर्य से वो कभी मिली ही नहीं, लेकिन शौर्य स्प्रहा के लिए पागल हो चुका था। वो किसी भी हालत में स्प्रहा को अपने पास रखना चाहता था। आखिर एक दिन शौर्य स्प्रहा के घर जा पहुंचा। उसने स्प्रहा से शादी करने के लिए उसके पेरेंट्स से बात की, लेकिन वो नहीं माने, क्योंकि स्प्रहा पढ़ना चाहती थी। उसे शादी में ज़रा भी दिलचस्पी नहीं थी। पढ़ने के लिए शौर्य ने कहा कि वो खुद पढ़ाएगा, लेकिन फिर भी जब उसके पेरेंट्स नहीं माने तो स्प्रहा के पेरेंट्स को बंदूक की नोक पर रखकर शौर्य ने स्प्रहा को धमकी दी। उसी वक्त पंडित को बुलाया गया। वहीं पर पंडित जी ने तुरंत हवन भी बनाया। स्प्रहा मजबूरी में बिल्कुल चुप थी। उसे अपने पेरेंट्स किसी भी हालत में नहीं खोने थे। शौर्य ने स्प्रहा का हाथ पकड़ लिया और एक ज़बरदस्ती की शादी में स्प्रहा को बांध दिया। इस शादी के बारे में चंद लोगों के अलावा किसी को नहीं पता था, और ना ही शौर्य किसी को अपनी वाइफ के बारे में पब्लिकली दिखाना चाहता था। शादी के बाद शौर्य स्प्रहा को तुरंत अपने विला ले आया। शौर्य ने स्प्रहा को खूबसूरत मूरत की तरह रखा। शादी की रात तो उसने उसे छुआ तक नहीं। स्प्रहा को हर चीज़ की आज़ादी थी, पढ़ाई लिखाई, घूमना, पेरेंट्स से मिलना, लेकिन अगर गलती से भी स्प्रहा से कोई लड़का बात करता तो उसकी खैर नहीं थी। स्प्रहा भी अगर किसी से बात करे तो शौर्य कभी स्प्रहा को कुछ नहीं करता था, ना डांटता, ना मारता, ना ही तेज़ आवाज़ में बात करता। वो तो बस स्प्रहा के प्यार में खो चुका था। उसे बस स्प्रहा का प्यार चाहिए था, लेकिन मिला नहीं। स्प्रहा अपने बीते दिनों की बातें सोच ही रही थी, तभी वॉशरूम का दरवाज़ा खुलता है। शौर्य एक सफ़ेद टाल में बाहर आता है। स्प्रहा की नज़र अचानक ही शौर्य पर चली जाती है। आज से पहले स्प्रहा ने कभी भी शौर्य को ऐसे नहीं देखा था। हमेशा उसने उसे कपड़ों में ही देखा था, लेकिन आज शौर्य को ऐसे देखकर उसकी नज़र उसी पर ठहर गई। शौर्य का परफेक्ट बॉडी स्प्रहा की आंखों के सामने थी। वो टुकुर टुकुर शौर्य की मसल्स और बॉडी को ही देख रही थी। उसे जैसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये उसका वही पति है जिसे वो बुढ़ा कहती थी। शौर्य अपनी धुन में था। वो कबर्ड की ओर जाकर कपड़े निकालता है। कपड़े लेकर वो फिर से वॉशरूम चला जाता है। शौर्य के वॉशरूम में जाते ही स्प्रहा अपने आप को कोसते हुए कहती है, ये तू क्या कर रही है स्प्रहा? इस बुढ़े में तू कैसे खो सकती है?
शौर्य रेडी होकर बाहर निकलता है और सीधे स्प्रहा के पास जाकर पूछता है, बीवी आज ब्रेकफास्ट में क्या खाना है? स्प्रहा शौर्य को घूरते हुए कहती है, तुम्हें। स्प्रहा की बात सुनकर शौर्य की आंखें चमक उठती हैं। शौर्य खुश होकर कहता है, सच में? तो क्या मैं अपने कपड़े उतार दूं? स्प्रहा खड़ी होकर कहती है, शट अप। बोलते ही स्प्रहा कमरे से निकल जाती है। शौर्य तिरछी मुस्कान के साथ उसके पीछे चला जाता है। दोनों इस वक्त होटल में बैठे थे क्योंकि स्प्रहा को होटल का खाना था। खाने के बाद स्प्रहा उठकर वॉशरूम जाती है। शौर्य अब तक खा रहा था। कुछ देर बाद शौर्य को कुछ एहसास होता है। वो अपनी नज़रें उठाकर इधर से उधर घुमाता है। अचानक ही शौर्य के फेस पर डार्कनेस दिखती है। वो अपना फ़ोन उठाकर किसी को कॉल करता है और एकदम ज़ोर से चिल्लाता है, यू ब्लडी इडियट, इतना कुछ हुआ और तुम लोगों को पता तक नहीं चला। कुछ भी करो, मुझे अभी के अभी मेरी वाइफ चाहिए। इतना कहते ही शौर्य एक नज़र वॉशरूम की ओर घूरता है, फिर अचानक ही अपने पास रखी टेबल को गुस्से से पलट देता है। शौर्य गुस्से में ज़ोर से चिल्लाता है, गलती कर दी, मेरी कमज़ोरी पर वार करके बहुत बड़ी गलती कर दी। आदित्य और अव्यान खड़े इस वक्त सामने देख रहे थे। सामने स्प्रहा को एक लड़की ने पकड़ रखा था जो अव्यान का ही बॉडीगार्ड थी, दिया। स्प्रहा आदित्य और अव्यान को देखकर पूछती है, कौन हो आप लोग? मुझे यहाँ क्यों लेकर आए? आदित्य गौर से स्प्रहा के मंगलसूत्र को देखता है, फिर उसकी मांग में भरे सिंदूर को। अव्यान दिया को इशारा करता है तो दिया स्प्रहा को एक थप्पड़ मारती है, जिसका वीडियो रोनी बना रहा था। दिया ने उसे बहुत जोर से मारा था, जिससे स्प्रहा का चेहरा झुक जाता है। स्प्रहा सिर उठाती है तो इस वक्त उसकी आंखों में आंसू थे और उसके गाल पर थप्पड़ का निशान साफ दिख रहा था। दिया और मारने को होती है पर आदित्य उसे रुकने का इशारा करता है। आदित्य उस कमरे से निकल जाता है। अव्यान भी एक नज़र स्प्रहा को देखकर बाहर निकल जाता है। इधर शौर्य फ़ोन पर ज़ोर से चिल्लाता है, मैंने कहा था ना कि उसे टारगेट में रखो। उधर उसका बॉडीगार्ड शिव इस वक्त स्वर्णा को ही देख रहा था, जो मायूसी से एक बेंच पर बैठी हुई थी। उसे बस कल का अव्यान का गुस्सा दिख रहा था, जो उसके दिमाग से जा ही नहीं रहा था। स्वर्णा इस वक्त घर के कुछ दूरी पर ही थी। स्वर्णा को देखते हुए शिव शौर्य से कहता है, काम हो जाएगा बॉस। इतना बोलते ही कुछ लोगों की ओर इशारा करता है। उसके इशारा करते ही एक लड़का स्वर्णा के मुंह पर रुमाल रखता है। स्वर्णा बेहोश होकर गिर जाती है। शौर्य को जैसे ही ये खबर मिलती है कि स्वर्णा को उठा लिया गया तो उसके होठों पर तिरछी मुस्कान आ जाती है। तभी उसके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आता है। शौर्य ओपन करके देखता है तो उसमें वीडियो थी जिसमें स्प्रहा को मारा जा रहा था। स्प्रहा को एक ही बार मारा गया था, लेकिन वीडियो में रिपीट करके दिखा रहा था। वीडियो में स्प्रहा को 5 बार मारा गया दिखा रहा था। स्प्रहा की आंखों में आंसू देखकर तो शौर्य पागल सा हो गया। उसकी आंखों में अंगारे दिखने लगे। स्प्रहा को खोजते खोजते पूरा एक दिन बीत चुका था। वहीं उधर स्वर्णा भी गायब थी, जिससे सब परेशान थे। शौर्य का दिमाग खराब हो चुका था, इसलिए वो सीधा वहां जा पहुंचा जहां आधा सिंघानिया परिवार मौजूद था। लेकिन उसकी बदकिस्मती, सारा परिवार अब वहां नहीं था। दूसरी तरफ शाम का वक्त, गोवा में ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थीं। अंदर घर का माहौल बहुत ही ज़्यादा इमोशंस भरा था। एक तरफ आरुष, अप्रीता और अनु एकटक आव्या, अव्यान और ध्रुवंश को देख रहे थे। उन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन कौन है। वहीं विशाखा आदित्य और काव्या के गले लगे हुए थी। उनकी आंखों में इस वक्त आंसू थे। आव्या और ध्रुवंश ने पृथ्वीराज, विशाखा और बाकी को तो पहचान लिया, लेकिन आरुष, अप्रीता और अनु को नहीं पहचान पा रहे थे। विशाखा उनसे अलग होकर कहती हैं, ना जाने किसकी नज़र लग गई हमारी खुशियों भरी जिंदगी को। काव्या की आंखों में इस वक्त आंसू थे। वो आंसू पोंछकर माहौल को अच्छे करते हुए कहती है, अब मिल गए हैं ना माँ, अब हम कभी नहीं बिछड़ेंगे। विशाखा हाँ में सिर हिलाकर ध्रुव और श्रेष्ठा से गले मिलती हैं। अर्जुन भी आगे बढ़कर आदित्य से गले मिलता है। आरुष सभी को देखते हुए कहता है, हमें भी तो बता दीजिए कि हमें किसके गले लगना है। आरुष बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था कि वो किससे पहले गले लगे, क्योंकि यहाँ तो वो उन्हें जानता ही नहीं, जिनसे वो बचपन में मिला था, खेला करता था, वक्त बिताता था। अव्यान खड़ा खड़ा अपने कान में ब्लूटूथ लगाए दूसरी ओर से आती बातें सुन रहा था। जैसे ही उसे कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो तुरंत अपने कदम बढ़ाकर जाने लगता है। ये देखकर काव्या उसे बुलाते हुए कहती है, अयान, सबसे मिल तो लीजिए। सबकी नज़र अब अव्यान पर चली जाती है। अव्यान बस एक पल के लिए रुकता है, फिर वहाँ से चला जाता है। काव्या लाचारी से उसे देखती रह जाती है। अचानक ही प्रीत हंसते हुए कहती है, ये तो आदित्य का भी बाप निकला। पृथ्वीराज तुरंत कहते हैं, मैं यहीं खड़ा हूँ। पृथ्वीराज की बातें सुनते ही प्रीत की हंसी गायब हो जाती है। प्रीत की शक्ल देखकर अब सभी हंसने लगते हैं। आव्या और ध्रुवंश सभी के गले लगते हैं। सभी भाई बहनों को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिसमें प्रज्ञा पीछे रह जाती है। वो बस सबको एकटक देख रही थी।
उसकी नज़र सबसे ज़्यादा प्रीत पर टिकी हुई थी। आखिर प्रीत उसकी अपनी बुआ थी, लेकिन अपनी आइडेंटिटी छुपी होने की वजह से वो सीधे गले नहीं लग सकती थी। मिलते मिलते अचानक ही अनुराग की नज़र प्रज्ञा पर जाती है। प्रज्ञा को देखकर अनुराग कंफ्यूज्ड होकर पूछता है, भाभी ये कौन है? अनुराग के बोलते हुए इशारा करने से सबकी नज़र प्रज्ञा पर जाती है। काव्या तुरंत प्रज्ञा को अपने पास बुलाती है। परिवार से मिलते मिलते वो भी प्रज्ञा को भूल चुकी थी। प्रज्ञा काव्या के पास आकर खड़ी हो जाती है। काव्या प्रज्ञा को सभी से मिलाते हुए कहती है, ये अव्यान की पत्नी है सहस्त्रा। अव्यान के साथ किसी और लड़की का नाम जुड़ा हुआ सुनकर सबके चेहरे पर एक उदासी थी, जो प्रज्ञा साफ देख पा रही थी। प्रज्ञा को इस बात से अच्छा भी लग रहा था और बुरा भी। प्रीत के चेहरे पर तो असहनीय दर्द दिख रहा था, क्योंकि आज उसे अपने छोटे भाई प्रियंश की बहुत ज़्यादा याद आने लगी थी। प्रीत अपने दर्द को छिपाते हुए मुस्कुराते हुए कहती है, ओह, तो अयान ने शादी कर ली। प्रीत की बात कोई नॉर्मल नहीं थी। वो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थी। उसे पहले भी इस बात से दुख होता था कि अव्यान बचपन में भी प्रज्ञा को कभी देखता तक नहीं था, और आखिरकार उसने दूसरी लड़की से शादी कर ली। आव्या बताना चाहती थी, लेकिन वो नहीं बताती, ये सोचकर कि अव्यान ही इस राज को खोलेगा। आरुष तुरंत ही प्रज्ञा से गले लगकर कहता है, मैं कब से अपनी ज़िंदगी में भाभी चाहता था, थैंक गॉड कि मिल गई। आरुष काफ़ी ज़्यादा खुश था अपनी भाभी को पाकर। सपना आरुष को अजीब नज़रों से देखते हुए कहती है, भाभी क्यों चाहिए थी? आरुष प्रज्ञा से अलग होकर बोलता है, मॉम, मुझे डैड और मिडिल मॉम की तरह रिश्ता खुद भी रखना है। डैड और मिडिल मॉम का रिलेशन कितना अच्छा है। आरुष इस वक्त अनुराग और काव्या के रिश्ते की तारीफ कर रहा था, जिसे सुनते ही काव्या और अनुराग एक दूसरे को देखते हैं। कुछ पल में उन दोनों के भी होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। अनु और अप्रीता भी प्रज्ञा से मिलते हैं। प्रज्ञा भी मिलती है, लेकिन सहस्त्रा बनकर। प्रज्ञा बड़ों के पैर छूती है, सब उसे आशीर्वाद देते हैं। प्रीत प्रज्ञा को बहुत फीका सा आशीर्वाद देकर काव्या से बात करने का बहाना करते हुए चली जाती है। प्रज्ञा को इस बात से बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, पर वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। आदित्य इस वक्त अपनी दादी से मिलने कमरे में आया था। अरुणी देवी की आंखें खुली थीं। आदित्य ने उनके हाथ को अपने हाथ में थाम रखा था। अरुणी देवी आदित्य को देखते हुए बहुत ही धीमी आवाज़ में कहती हैं, आपको देख लिया, बस और भगवान से कोई मन्नत नहीं है। अब खुशी खुशी इस दुनिया को छोड़ पाऊंगी। ये आप कैसी बातें कर रही हैं दादी? आदित्य तुरंत ही कहता है। अरुणी देवी मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहती हैं, बेटे को देख लिए, पोते देख लिए, पर पोते देख लिए, और कितना जिएंगे हम आदि। आखिरी पल में भी खुशी इस बात की थी कि काव्या और आप साथ हैं। मेरा काव्य को दिया गया वचन पूरी तरह से पूरा हो गया। अरुणी देवी आदित्य को बहुत गौर से देखते हुए कहती हैं, उस पल जो काव्या के जीवन साथी के लिए हमने आपको चुना था, वो सही चुना था। आपने काव्या को एक स्वर्ग जैसा जीवन दिया है। बोलते ही अरुणी देवी चुप हो जाती हैं। आदित्य अरुणी देवी के हाथ को थामते हुए कहता है, और अपनी वाइफी को मेरी ज़िंदगी में लाकर मेरी ज़िंदगी को स्वर्ग बना दिया, ऐसा स्वर्ग जिसकी हर पल मुझे तलाश थी। थैंक यू सो मच दादी। इतना कहते हुए आदित्य अरुणी देवी के हाथ को चूम लेता है। अरुणी देवी हल्का सा मुस्कुरा देती हैं। सब लोगों का मिलन हुआ, सभी बातें करने लगे, पर रोहान अकेला ही सीधा टेरेस पर अकेला खड़ा हुआ था। उसकी मुलाकात स्वर्णा से नहीं हुई थी। स्वर्णा गायब है, ये बात किसी ने नहीं बताई थी। रोहान के दिल में यही दर्द उमड़ रहा था कि उसके पास कोई नहीं है सिवाय अकेलेपन के। कुछ पल वो ऐसे ही खड़ा रहा, तभी आदित्य रोहान के पास जाकर खड़ा हो जाता है। हमेशा शांत होकर दर्द को सहना रोहान और आदित्य दोनों ही करते थे। आदित्य चुपचाप रोहान के पास ही खड़ा रहता है। रोहान ने भी अब तक कुछ रिएक्ट नहीं किया। बहुत देर बीतने के बाद आदित्य रोहान को देखता है। रोहान अब तक सामने की ओर ही देख रहा था। आदित्य धीरे से रोहान के कंधे पर हाथ रखता है। आदित्य के ऐसे करते ही रोहान तुरंत ही आदित्य के गले लग जाता है, जैसे कब से उसे इसी बात का इंतजार हो। आदित्य सामने देखते हुए शांति से रोहान की पीठ पर हाथ रख लेता है। दोनों के बीच बस खामोशी थी। कुछ था तो बस एक एहसास जो छुपा हुआ ही जाहिर हो रहा था। एक रात फिर एक बार बीत गई और सुबह उमड़ती हुई बाहर आई। एक विला जिसमें सुबह होने के बावजूद अंधेरे जैसा एहसास था। अव्यान आराम से पैर पसारे सोफे पर बैठा हुआ था और सामने खड़े शौर्य को बहुत बुरी तरह से घूर रहा था। शौर्य इस्प्रहा को ढूंढते हुए यहाँ आ पहुंचा था। शौर्य की आंखों में भी इस वक्त आग भड़क रही थी। शौर्य अपनी सर्द भरी आवाज़ में पूछता है, मेरी वाइफ कहाँ है? अव्यान अपने पैरों को टेबल से नीचे उतारते हुए अपने हाथ से कुछ इशारा करता है। ये इशारा उसने रौनी को किया था। इशारा पाते ही रौनी जाता है। कुछ ही वक्त में दिया इस्प्रहा को खींचते हुए लेकर आती है। इस्प्रहा की आंखों में दर्द था और वो इस वक्त शौर्य को ही देख रही थी। इस्प्रहा को देखते ही शौर्य आगे बढ़ता, उससे पहले ही अव्यान के बॉडीगार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं। इस्प्रहा बस शौर्य को देख रही थी। अव्यान दिया को इशारा करता है तो दिया कुछ कहती, उससे इस्प्रहा दर्द से चीखती है।
छोड़ो। इतना बोलते ही वो रोने लगती है। स्पृहा का दर्द सुनते ही शौर्य पागल सा हो जाता है। नहीं, छोड़ो उसे, मार डालूंगा अगर उसे एक खरोच भी आई तो। शौर्य बहुत जोर से चिल्लाया। अव्यांश शौर्य की ऐसी बात सुनकर एक चाकू उठाकर दिया को देता है। दिया चाकू लेकर स्पृहा के हाथ पर एक खरोच करती है। स्पृहा बहुत जोर से चीखती है। शौर्य स्पृहा के लिए लाचार हो जाता है। उसके बोल पर एक रुकियत सी आ जाती है। हे छोड़ो उसे यार, देखो तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है ना, तो मुझे कुछ भी करो पर प्लीज उसे छोड़ दो। शौर्य के इतना कहते ही फिर से स्पृहा दर्द से चीखती है। शौर्य से स्पृहा की चीखें नहीं सही जा रही थी। वो बार बार छटपटा रहा था। स्पृहा की अब आंखों से आंसू बहने लगे थे। वो आंखों में बहते आंसुओं के साथ शौर्य को देखते हुए कहती है, दर्द हो रहा है, प्लीज कुछ करो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। इतना कहते ही उसकी फिर एक बार चीख निकल जाती है। स्पृहा दर्द से चिल्लाते हुए रोने लगती है। शौर्य स्पृहा को देखकर लाचारी से कहता है, बस थोड़ी देर बीवी, मैं हूं ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें यहाँ से लेकर जाऊंगा, फिर तुम्हें दर्द नहीं सहने दूंगा। फिर अव्यान को देखते हुए कहता है, प्लीज उसे छोड़ो, तुम्हें मुझे मारना है ना, मुझे मारो, प्लीज उसे कुछ मत करो। अव्यान अपनी गन निकालकर स्पृहा के सिर पर पॉइंट करते हुए कहता है, दूसरों की जिंदगी छीनी थी ना, अब मैं तुम्हारी जिंदगी छीनता हूँ। स्पृहा एकटक शौर्य को देखने लगती है। शौर्य बहुत जोरों से छटपटाते हुए चिल्लाता है, नहीं प्लीज नहीं, ऐसा कुछ मत करो, तुम्हें गोली मारना ही है तो मुझे मारो। शौर्य इस वक्त स्पृहा को बचाने के लिए तड़प रहा था। ये कोई भी देख सकता था। स्पृहा बस शौर्य को एकटक देख रही थी। उसकी आंखों में अब भी आंसू बह रहे थे। शौर्य की आंखों में स्पृहा को खोने का डर था। वो छटपटा रहा था। तभी अचानक उस कमरे में गोली चलने की आवाज आती है। गोली की आवाज सुनते ही शौर्य का दिल बहुत तेजी से धड़क उठता है। जैसे ही वो सामने देखता है, उसके चेहरे पर एक राहत दिखती है। अव्यान ने गोली चलाई थी, पर कहीं और। स्पृहा ने आंखें बंद करके रखी थी और उसकी बंद आंखों से ही आंसू बह रहे थे। अव्यान अब शौर्य की ओर आता है। अव्यान शौर्य के पास खड़े होकर उसे गुस्से से घूरता है। शौर्य की नजर तो बस स्पृहा पर थी। वो बस स्पृहा के दर्द को आंसुओं के सहारे बहते हुए देख रहा था। आदित्य भी अब वहां पहुंच जाता है। आदित्य शौर्य को देखते हुए कहता है, विश्वास नहीं होता, जिस बच्चे के लिए रुखसार ने इतना कुछ सहा, उसी ने उसे और उसके परिवार को इतना गलत समझा। दूसरों की बातों में आकर तुमने अपने ही परिवार को बर्बाद कर दिया। शौर्य के कान खुले थे, पर नजर सिर्फ स्पृहा पर थी। आदित्य आगे कहता है, जिस पल मुझे पता चला कि तुम ही वो हो जिसने दुश्मनों का साथ दिया पूरे सिंघानिया को बर्बाद करने के लिए, तो मेरा मन किया कि मैं तुम्हें उसी पल मार दूं। लेकिन सौरभ ने मुझे मना किया कि मैं तुम्हें ना मारूं, क्योंकि रुखसार की आखिरी निशानी को वो खोना नहीं चाहता था। आदित्य को शौर्य पर इस वक्त सच में बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। असल में जब शौर्य करीब 7-8 साल का था, तभी से उसे रुखसार के खिलाफ भड़काया जा रहा था। उसे ये बताया गया कि रुखसार ने मानव को चीट किया है। सौरभ के साथ रहने के लिए रुखसार ने मानव को मरवा दिया। शौर्य भी एक ऐसे जाल में फंस गया कि वो रुखसार के साथ साथ अपने पूरे परिवार से नफरत करने लगा। आदित्य की सिक्योरिटी उस वक्त बहुत टाइट थी, लेकिन शौर्य के कारण वो बॉम्ब वाला केक अंदर तक पहुंच गया। उसी ने वो केक अंदर तक पहुंचाया था। केक अंदर जाते ही शौर्य सिंघानिया विला से दूर चला गया। ज्यादा रात नहीं हुई थी, बस शाम ही थी। अरुणी देवी, पृथ्वीराज, अनुराग, रोहान, स्वरा और भी बच्चे थे जो विला की दूसरी साइड में खेल रहे थे। विशाखा और प्रीत विला से बाहर निकलकर सभी के लिए खाने को लेकर आई। प्रीत के पीछे पीछे अर्जुन भी गया था। अनुराग सबको देखता है। सपना को भी ना पाकर वो स्वरा से कहता है, स्वरा सपना को भी बुला लाओ ना, क्या कर रही है वो अंदर। स्वरा एक पल अंदर देखते हुए कहती है, मैंने तो उनसे कहा था कि बाहर आए, शायद मेहमानों में फंस गई होंगी, मैं अभी बुलाकर लाती हूँ। कहते ही स्वरा अंदर जाती है। स्वरा के जाने के कुछ वक्त बाद ही सपना बाहर आती है। सपना के बाहर आते ही बाहर से दौड़ते हुए एक औरत और शिवा आते हैं। वो औरत शिवा की माँ थी। वो दोनों ही बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे। शिवा की माँ घबराहट से चिल्लाते हुए कहती है, सब विला से बाहर निकल जाइए, यहाँ बहुत जल्द सब सर्वनाश होने वाला है। कोई भी शिवा की माँ की बात समझ नहीं पाता। पृथ्वीराज एकदम से पूछते हैं, ये क्या कह रही हैं आप, हुआ क्या है। पृथ्वीराज के पूछते ही शिवा की माँ घबराए हुए कहती है, मैंने कुछ लोगों को कहते सुना कि। इतना बोलते ही वो रुक जाती है। उसे इतना घबराया हुआ देख अब सभी को भी एक अनहोनी सा होने लगता है। अरुणी देवी अपनी अधूरी बात को सुनकर पूछती हैं कि क्या। सभी लोग गंभीरता से शिवा की माँ को देखते हैं। शिवा की माँ उन सबको बताती है कि केक में बॉम्ब रखा गया है। शिवा की माँ ने ये सुना तो था, पर उसे सिंघानिया के बारे में ज़्यादा पता नहीं था।
और इतने सारे लोगों को देखकर उसकी हिम्मत भी नहीं हो रही थी उन्हें रोकने की। उसे ये भी नहीं पता था कि शिवा का सिंघानिया के साथ इतना अच्छा बॉन्ड है। पर जब घर आकर शिवा को रेडी होता हुआ देखी तो उसने विस्तार से उसे पूछा कि वो कहाँ जा रहा है। जब उसे यह एहसास हुआ कि शिवा उसी घर में जा रहा है जहाँ आज मौत का आगमन होने वाला है, तो वो तुरंत शिवा को लेकर यहाँ आ जाती है। शिवा की माँ की बात जैसे ही सब सुनते हैं तो सभी घबरा जाते हैं। वंश और रूमानी अंदर से बहस करते हुए आ रहे थे। अर्जुन, अनुराग और रोहान सबकी जान बचाने के लिए दौड़कर अंदर जाने लगते हैं। वो अंदर पहुंच पाते उससे पहले ही सिंघानिया विला ब्लास्ट हो जाता है। वंश और रूमानी थोड़े पास होने के कारण झुलस जाते हैं। रूहान के दिमाग में बस एक ही ख्याल आता है और वो है अनुराग का स्वरा को अंदर भेजना। स्वरा अंदर है ये सोचकर रूहान आगे दौड़कर जोर से चिल्लाता है, सोना। रूहान को अपनी बिल्कुल भी फिक्र नहीं थी। उसे बस स्वरा और स्वरा के पेट का बच्चा याद आ रहा था। रूहान को ऐसे देखकर अर्जुन और अनुराग उसे तुरंत पकड़ लेते हैं। रूहान दोनों की पकड़ से छटपटाता हुआ बस स्वरा को बुलाए जा रहा था। अरुणी देवी का तो एकदम से कदम ही लड़खड़ा जाते हैं। वो घर जिसमें उसके पति के साथ उसके बच्चों और पोते पोतियों के साथ वक्त बिताया था, वो घर आज आग की लपटों में आ चुका था। उसके साथ उसने अपने छोटे छोटे बेटे और बहुत से सदस्यों को खो दिया था। बस इतना ही नहीं, अब वहाँ रुद्रांश के बॉडीगार्ड्स ने हमला भी बोल दिया था। विला के आगे हिस्से पर आदित्य, सौरभ, आव्या और स्वर्णा थे, तो वहीं पिछले हिस्से पर अरुणी देवी, पृथ्वीराज, विशाखा, अर्जुन, प्रीत, अनुराग, सपना, रोहान, वंश, रूमानी और कुछ बच्चे थे। किसी तरह से बचकर वो सब वहाँ से चले गए। रोहान को ले जाया जा रहा था पर वो जाने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था। उसे संभालना अर्जुन और अनुराग के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, पर फिर भी वो उसे ज़बरदस्ती ले ही गए। शौर्य का चेहरा देखते हुए आदित्य का इस वक्त खून खौल रहा था। शौर्य अब तक चुपचाप इस प्रहा को देखे ही जा रहा था, तभी अचानक वो गुस्से से चिल्लाता है, हाँ, मैंने ही किया ये सब। मैंने ही सिंघानिया परिवार को धोखा दिया, क्योंकि वो मेरा परिवार नहीं है। पहले मेरे पापा को मारा और अब मेरी बीवी के जान के दुश्मन बन रहे हो। इतना कहते ही वो आदित्य को देखकर आगे कहता है, आप ही थे ना वो जिसने मेरे पापा को मारा, बस इसीलिए क्योंकि आपका दोस्त मेरी माँ से प्यार करता था और आपको उन्हें मिलाना था। मुझे तो समझ नहीं आता कि मेरी माँ कैसी औरत थी जो पति के होते हुए पति ढूंढ रही थी। वो एक बदचलन। इसके आगे शौर्य कुछ कहता, आदित्य गुस्से से उसे थप्पड़ मारता है। शौर्य का चेहरा एक ओर झुक जाता है। आदित्य शौर्य को देखकर दांत भींचते हुए कहता है, दूसरे के भड़कावे में आकर अपनी माँ के चरित्र पर उंगली उठाई तुमने। मुझे शर्म आ रही है तुम्हें अपने परिवार का हिस्सा मानते हुए। शौर्य सिर उठाकर आदित्य को मुस्कुराते हुए कहता है, गलत क्या कहा मैंने? अगर वो सही थी और सच में मेरे पापा से प्यार करती थी तो उनके मरने के बाद उन्होंने क्यों सौरभ ठाकुर से शादी कर ली? पापा के मरने के बाद क्या उनका प्यार भी मर गया? बोलते हुए शौर्य के चेहरे पर गुस्सा दिखता है। अव्यान को शौर्य को देखकर पता नहीं क्यों लेकिन तरस सा आ रहा था। शौर्य अव्यान से बहुत ज़्यादा बड़ा है, फिर भी उसके दिमाग नाम की कोई चीज़ नहीं है। जिस माँ ने उसे जन्म दिया, पाला और इतना कुछ सहा, उस पर विश्वास करने के बजाय शौर्य ने दूसरे लोगों पर विश्वास किया। एक तरह से इसमें शौर्य की भी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि वो था तो छोटा बच्चा ही, और ज़्यादातर बच्चे लोगों की बातों में आ ही जाते हैं। आदित्य शौर्य के गुस्से भरे चेहरे को देखकर भड़क गया। आदित्य शौर्य के जबड़े को पकड़कर गुस्से से कहता है, प्यार मरा नहीं था। तुम्हारे उस सो कॉल्ड बाप ने रुखसार के प्यार को मार दिया था। रुखसार ने तुम्हारे बाप को नहीं, तुम्हारे उस सो कॉल्ड बाप ने रुखसार को धोखा दिया। तुम्हें पता भी है वो किस तरह से रुखसार को टॉर्चर करता था? कहते हुए आदित्य शौर्य के सामने सारी सच्चाई रख देता है। शौर्य ये सब सुनकर सुन्न रह जाता है। उसे तो समझ ही नहीं आता कि वो कैसे रिएक्ट करे। आदित्य सिर्फ मुंह की बोली नहीं, उसे सारे सबूत भी दिखा रहा था, जिससे शौर्य को यकीन हो जाता है कि रुखसार के साथ कितना गलत हुआ है। शौर्य अपने ही नज़रों में गिर चुका था। वो शर्म और गिल्ट से अपनी नज़रें झुका लेता है। सच्चाई सामने आने के बाद शौर्य न एक वर्ड बोलता है और ना ही एक नज़र सिर उठाकर किसी को देखता है। अनजाने में ही उसने कितनी बड़ी गलती कर दी, इस बात का पछतावा उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। अब तक वहां एकदम शांति सी फैल जाती है। कुछ वक्त बाद सौरभ शौर्य के सामने खड़ा था। सौरभ शौर्य के झुके चेहरे को देखते हुए कहता है, सभी कह रहे थे रुखसा को कि गंदगी का खून गंदगी ही होगा, तुम्हें जन्म देने से पहले ही मार दें, लेकिन रुखसा को विश्वास था कि उसका बच्चा सही है और हमेशा सही ही होगा। अच्छा है कि वो अब इस दुनिया में नहीं है, वरना उसे कितनी तकलीफ होती ये जानकर कि उसके बच्चे ने दुश्मनों के साथ मिलकर अपने ही परिवार को मारने की कोशिश की। सौरभ की बात सुनते ही शौर्य का गिल्ट भरे आंखों से आंसू बह जाते हैं। उसे अब रुखसार का इस दुनिया में ना होना चुभ रहा था, दर्द दे रहा था। सौरभ आगे कहता है, बहुत मानता था मैं तुम्हें शौर्य, हमेशा खुद का बच्चा माना था तुम्हें।
इतना कुछ जानने के बाद भी मैं तुमसे नफरत नहीं कर पा रहा हूँ, पर तुमने जो किया उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर सकता। सौरभ के भी इस वक्त आंखों में नमी आ चुकी थी। वो तुरंत ही तेज़ कदमों से वहाँ से निकल जाता है और शौर्य वहीं वैसा का वैसा खड़ा रह जाता है। शौर्य को आदित्य जेल भिजवा देता है। शौर्य भी चुपचाप चला जाता है। शायद वो अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहता था। आदित्य की नज़र अब स्प्रहा पर जाती है, जो सब कुछ सुनकर सिर झुकाए खड़ी थी। आदित्य उसके पास जाकर खड़ा होता है और उससे कहता है, अब तुम किसी की कैद में नहीं हो। कुछ ही दिनों में तुम्हारे घर डिवोर्स पेपर्स भेज दूंगा। तुम अब अपने हिसाब से ज़िंदगी जी सकती हो, फुल ऑन फ्रीडम। आदित्य इतना बोलकर रोनी को कुछ इशारा करता है। रोनी हाँ में सिर हिला देता है। आदित्य और अव्यान अब वहाँ से निकल जाते हैं। उनके जाते ही दिया मुस्कुराते हुए स्प्रहा को देखकर कहती है, काफ़ी अच्छी एक्टिंग कर लेती हो। स्प्रहा दिया को देखती है। स्प्रहा के चेहरे पर इस वक्त कोई एक्सप्रेशंस नहीं थे। दिया अपना हाथ बढ़ाकर कहती है, बाय द वे आई एम दीगा पटेल। स्प्रहा उसके हाथ को देखती है, फिर उससे हाथ मिलाते हुए खोए हुए कहती है, स्प्रहा शौर्य राठौर। स्प्रहा का नाम सुनकर दिया थोड़ा हैरान हो जाती है, क्योंकि स्प्रहा ने खुद कहा कि वो शौर्य से अलग होना चाहती है, और जब अब वो अलग हो चुकी तब भी स्प्रहा अपने नाम के साथ शौर्य के नाम को जोड़ रही थी। स्प्रहा इस वक्त खोई हुई थी। वो इस वक्त क्या बोल रही थी उसे खुद समझ नहीं आ रहा था। एक कमरे में स्वर्णा बैठी हुई थी। उसकी नज़र सामने की ओर थी। उसे इस वक्त बस उस दिन की याद आ रही थी कि किस तरह से उसे किसी ने अचानक ही बेहोश कर लिया। तभी उसे पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। स्वर्णा पीछे मुड़कर देखती है तो सामने अव्यान खड़ा था। अव्यान को देखते ही स्वर्णा नज़रें झुका लेती है। किडनैपिंग के बाद सही वक्त पर आकर अव्यान ने स्वर्णा को बचा लिया था और एक नए घर में टाइट सिक्योरिटी में रख लिया था। स्वर्णा को इस वक्त अव्यान का गुस्सा याद आ रहा था, जो उसे डराने पर मजबूर कर रहा था। स्वर्णा धीरे धीरे काँप रही थी। अव्यान भी ये नोटिस कर पा रहा था। उसे इस बात से बहुत ज़्यादा गिल्ट महसूस हो रहा था। अव्यान अपने कदम बढ़ाते हुए स्वर्णा के पास जाने लगा। अव्यान को अपने करीब आते देखकर स्वर्णा और ज़्यादा डरने लगी, पर वो वहीं वैसी ही खड़ी रही। अव्यान स्वर्णा से एकदम करीब आकर उसे देखता है। स्वर्णा कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, बच्चा। आवाज़ सुनते ही स्वर्णा झट से अपनी आंखें खोलती है और सामने देखती है। सामने रूहान खड़ा था। उसके चेहरे पर इस वक्त इमोशंस थे। वहीं स्वर्णा की नज़रें जैसे ही रूहान पर जाती हैं, उसे एक पल के लिए सब कुछ एक सपने जैसा लगता है। उसे बिल्कुल विश्वास नहीं होता कि सामने खड़ा इंसान उसका पापा है। स्वर्णा बस एकटक उसे देखते रहती है। वहीं अपनी छोटी सी बेटी को इतना बड़ा देखकर रूहान की आंखें नम हो जाती हैं। वो कुछ पल के लिए जैसे वहाँ एक शांति सी फैल जाती है, जब स्वर्णा को पूरी तरह से यकीन हो जाता है कि सामने सच में उसके पापा खड़े हैं। सच में उसकी मन्नत पूरी हो चुकी है। स्वर्णा की आंखों से आंसू बह जाते हैं। वो तुरंत दौड़कर झट से रूहान के गले लगकर रोने लगती है। स्वर्णा की आंखों कब से गम में डूबे होने की वजह से गिर रही थी। उसकी आवाज़ किसी छोटे बच्चे की तरह तेज़ थी। स्वर्णा सुबक सुबक कर रोते हुए रूहान को और ज़्यादा टाइटली पकड़ लेती है, जैसे अगर वो थोड़ी सी भी ढीली पकड़ लेगी तो रूहान उसे छोड़कर चला जाएगा। रूहान को भी आज एक राहत सी मिली थी अपनी बेटी से मिलकर। उसकी जो रोज़ दर्द से घुटती जिंदगी थी, आज वो दर्द कहीं गायब सा हो गया था। स्वर्णा रोते हुए कहती है, डैडू, रोज़ आप मुझे छोड़कर क्यों चले जाते हैं? रोज़ मेरे करीब आकर मुझसे दूर हो जाते हैं। क्यों डैडू? मुझे आपकी बहुत याद आती है। स्वर्णा को हर रोज़ ही अपने सपने में रूहान और स्वरा दिखते थे। दोनों उसके करीब तो आते थे, लेकिन पल भर में गायब भी हो जाते थे। रूहान को भी पता था कि स्वर्णा किस दर्द से गुजरी है। इतनी छोटी सी उम्र में माँ बाप को खो देना, उससे बड़ी बदनसीबी और क्या हो सकती है। रूहान अपने आंसुओं को रोकते हुए स्वर्णा को संभालता है। वो स्वर्णा के बालों को सहलाते हुए कहता है, आई एम सॉरी बच्चा, मैं अब तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा, हमेशा तुम्हारे करीब रहूंगा। रूहान की बातों को सुनकर स्वर्णा को और ज़्यादा रोना आ जाता है। इतने दिनों से उसने जो दर्द अंदर दबा कर रखा था, आज वो बाहर ला रही थी। काफ़ी वक्त बीत गए। अव्यान अब कमरे से निकल चुका था। दोनों बाप बेटी का मिलन कमरे में चलता रहता है। काफ़ी देर बाद रूहान स्वर्णा को अलग करके उसके आंसुओं को पोंछता है, फिर उसके माथे पर प्यार से किस कर लेता है। स्वर्णा भी अपने डैडू के गाल पर किस कर लेती है। स्वर्णा अब किसी को खोजते हुए कहती है, डैडू, मिमी कहाँ है? स्वर्णा की जुबान से स्वरा का जिक्र होते ही रूहान का दर्द जैसे फिर एक बार लौट आता है। वो अपने दर्द को संभालते हुए एक झटके से स्वर्णा को गले लगा लेता है। रूहान सच में इस वक्त टूटा हुआ था। वो ज़ोर ज़ोर से रोना चाहता था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता था। वो अपने दर्द को स्वर्णा के सामने दिखाना नहीं चाहता था, इसीलिए चुपचाप ही टाइटली उसे हक कर लिया था। कुछ दिन बाद रात के 11:55 बजे थे। अव्यान समुद्र की उठती लहरों को बहुत ही गौर से देख रहा था। वो चुपचाप सा अकेला वहां बैठा हुआ था। तभी उसे अपने पास किसी के होने का एहसास होता है। अव्यान को पता लग चुका था कि उसके पास रुद्र ही खड़ा है।
रुद्र उसके पास आकर पत्थर पर बैठ जाता है। अव्यान अब भी सामने की ओर ही देख रहा था। रुद्र भी अव्यान को ना देखकर सामने की ओर ही देख रहा था। रुद्र सामने देखते हुए पूछता है, क्या सोच रहे हो? अव्यान कुछ पल के लिए चुप ही रहता है। फिर जब बोलने को होता है तभी रुद्र अव्यान को देखकर कहता है, हैप्पी बर्थडे। अव्यान रुद्र को देखता है। अव्यान को ये याद ही नहीं था कि आज उसका बर्थडे है। हर साल रुद्र ही विश करता था। घर में तो इस साल को सब एक मरण दिन की तरह मनाते थे, क्योंकि यही वो दिन था जब सभी को तकलीफ मिली थी। अव्यान रुद्र को बस देखता रहता है, कुछ बोलता नहीं। रुद्र अव्यान की ओर एक बॉक्स बढ़ाते हुए कहता है, तुम्हारे एक्सप्रेशंस को देखकर लग रहा है शायद तुम भूल चुके थे। बोलते ही रुद्र अव्यान को इशारे से बॉक्स लेने को कहता है। अव्यान कुछ पल बॉक्स को देखकर ले लेता है। अव्यान जैसे ही उस बॉक्स को खोलता है, उसे बॉक्स के अंदर से एक जोर का मुक्का अपनी नाक पर पड़ता है। ये देखकर रुद्र की हंसी निकल जाती है। वो खुलकर काफी जोर जोर से हंसते हुए पत्थर से हटकर खड़ा हो जाता है। रुद्र की हंसी इतनी प्यारी थी कि कोई भी लड़की एक पल में ही उस पर फिदा हो जाए। इकलौता अव्यान ही था जिसके सामने रुद्र हंसता था। अव्यान अपनी जलती नजरों से रुद्र को बहुत बुरी तरह से घूरता है। उसकी नजर बहुत ज्यादा जानलेवा लग रही थी। वहीं रुद्र को तो बस इस वक्त बहुत ज्यादा हंसी आ रही थी। वो हंस भी रहा था। अव्यान उस बॉक्स को नीचे पटककर अपने जूते से मसलता है। रुद्र अव्यान की ओर उंगली करके हंसते हुए कहता है, ओह गॉड यार, तू कितना इनोसेंट है। बोलते ही वो जोर जोर से हंसने लगता है। अव्यान गुस्से से दांत भींचते हुए कहता है, अभी दिखाता हूँ कि मैं कितना इनोसेंट हूँ। इतना बोलते ही अव्यान रुद्र को पकड़ने के लिए दौड़ता है। रुद्र भी काफी ज्यादा फुर्ती से वहां से भागता है। उस रात के अंधेरे में रुद्र के हंसने की आवाज आ रही थी। दोनों में से कोई भी कम नहीं था। दोनों की ही रफ्तार बहुत ज्यादा थी। रुद्र और अव्यान इस वक्त रेत पर भाग रहे थे। एक तरह से दोनों के बीच मस्ती हो रही थी। कुछ ही देर में अचानक ही अव्यान रुद्र को पकड़कर पटक देता है। रुद्र सीधे रेत पर लेट जाता है। अव्यान रुद्र के ऊपर चढ़कर उसके चेहरे पर पंच मारता है। अव्यान ने रुद्र को 2 बार पंच मारा था। रुद्र के गालों पर उसके निशान साफ दिख रहे थे। अव्यान रुद्र के गाल के निशान को देखकर कहता है, अब बोल, मैं इनोसेंट हूँ। रुद्र अपने गाल पर हाथ रखकर अव्यान को घूरता है। कुछ देर तक दोनों ही एक दूसरे को घूरते हैं, फिर दोनों अचानक ही हंसने लगते हैं। अव्यान रुद्र के ऊपर से हटकर साइड में बैठ जाता है। रुद्र भी उठकर बैठ जाता है। अव्यान और रुद्र अब रेत पर ही बैठकर बातें करने लगते हैं। रात के करीब 1 बजे अव्यान घर पहुंचता है। वो हॉल में पहुंचता है तो देखता है कि कोई सोफे पर लेटा था तो कोई जमीन पर। टेबल पर केक रखा हुआ था और सभी अव्यान का ही इंतजार करते करते सो चुके थे। इकलौता आदित्य था जिसकी आंखें खुली थी और वो लैपटॉप पर काम कर रहा था। आदित्य लैपटॉप में ही बिजी हुए कहता है, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम अब तक कहाँ थे? अव्यान आदित्य के पास जाकर बैठता है और लैपटॉप को बंद करते हुए कहता है, पापा, इतनी रात तक आपको काम नहीं करना चाहिए। आपकी आंखों के लिए सही नहीं है। आदित्य अव्यान को घूरता है क्योंकि अव्यान ने उसके सवाल को इग्नोर कर दिया था। आदित्य भौहें चढ़ाकर कहता है, क्या तुम मेरे सवाल को इग्नोर कर रहे हो? आदित्य और अव्यान की बातचीत की आवाज़ सुनते ही आव्या कसमसाते हुए अपनी आंखें खोलती है। आव्या अव्यान को जैसे ही देखती है उठकर सबको हिलाते हुए चिल्लाते हुए बुलाती है, हे उठो सब, भाई आ गए, जल्दी उठो। सभी अपनी आंखें मलते हुए उठकर बैठ जाते हैं। सबको सच में इस वक्त बहुत ज्यादा नींद आ रही थी। काव्या अव्यान पर गुस्सा होते हुए कहती है, कहाँ चले गए थे आप अयान? कितने कॉल्स किए हम सब ने, आपने रिसीव क्यों नहीं किए? अव्यान काव्या को देखकर चुप ही रहता है। प्रीत उबासी लेते हुए कहती है, चलो ये सब छोड़ो और जल्दी से केक कट करो, मुझे बहुत नींद आ रही है। प्रीत की बातों पर काव्या चुप हो गई। अव्यान, ध्रुवंश और आव्या ने एक साथ केक कट किया। अव्यान केक कट करके सबसे पहले अरुणी देवी के कमरे की ओर चला जाता है क्योंकि अरुणी देवी इस वक्त वहां मौजूद नहीं थी। वैसे भी उनकी तबीयत इतनी अच्छी नहीं थी। अव्यान अरुणी देवी को उठाता है। अरुणी देवी थोड़े वक्त के बाद उठी जाती हैं। अव्यान अरुणी देवी को केक खिलाता है। अरुणी देवी केक खाकर मुस्कुराते हुए अव्यान के सिर पर हाथ रखती हैं और कहती हैं, आदि की तरह ही आप हमेशा आगे बढ़ते रहें। अव्यान अरुणी देवी के हाथ को पकड़कर कहता है, और आप भी हमेशा हमारे साथ ऐसे ही रहिए परदादी। दरवाजे से सभी दोनों को देखकर मुस्कुरा रहे थे। आव्या और ध्रुवंश भी अंदर जाते हैं। सभी परिवार बहुत अच्छे से बर्थडे सेलिब्रेट करता है, पर अब भी कुछ की नाराजगी और कुछ का दर्द खत्म नहीं हुआ था। शायद इन सब के लिए और भी वक्त था। खैर, सब अब अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। अव्यान अपने कमरे में पहुंचता है। अव्यान ने नीचे ज्यादा किसी को केक नहीं खिलाया था। अरुणी देवी, आदित्य, काव्या, आव्या और ध्रुवंश को ही केक खिलाया था। प्रज्ञा बस इंतजार कर रही थी कि कब अव्यान उसे भी केक खिलाएगा, लेकिन आखिर में अव्यान ने प्रज्ञा को केक नहीं खिलाया। कुछ हफ्ते तो दोनों के बीच कोई बात भी नहीं हुई थी।
प्रज्ञा रूठी हुई थी, लेकिन एक बार भी अव्यान ने उससे बात नहीं की। प्रज्ञा कमरे में आकर चुपचाप सी बैल्कनी के डोर से सटकर खड़ी हो जाती है। वो अंधेरी रात में चमकते चांद को देख रही थी। उसे बहुत अजीब से ख्याल आने लगे थे। वो अव्यान पर गुस्सा करना चाहती थी, लेकिन आज उसका बर्थडे था, इस वजह से वो बिल्कुल चुप ही रहती है। अव्यान कमरे में आकर दरवाज़ा बंद करता है और अपना ब्लेज़र उतारकर सोफे पर फेंक देता है। इतना करते ही उसकी नज़र प्रज्ञा पर जाती है। उसे ऐसे खड़ा देखकर अव्यान उसकी ओर बढ़ जाता है। अव्यान जाकर प्रज्ञा के पीछे खड़ा हो जाता है। प्रज्ञा को जब ये एहसास होता है तो वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। आंखें बंद करते ही उसकी आंखों से आंसू लुढ़क जाते हैं। प्रज्ञा हद से ज़्यादा हर्ट हो चुकी थी। उसे सच में अव्यान का कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अव्यान का बर्ताव कुछ ज़्यादा ही अजीब था। प्रज्ञा को बस एक बार ऐसा लगा था कि अव्यान उससे प्यार करता है, जब प्रज्ञा उससे डिवोर्स लेना चाहती थी और उसने सारी सच्चाई बताई थी। उसके बाद प्रज्ञा को ऐसा लगने लगा कि जैसे अव्यान उसके साथ बस ज़बरदस्ती में रह रहा है। प्रज्ञा से इरिटेट हो रहा है। कुछ वक्त तक प्रज्ञा अपने ही पल में गुम थी। तभी अव्यान उसकी कमर को पकड़कर अपने आप से सटा लेता है। उसके ऐसा करते ही प्रज्ञा के आंसू अव्यान के हाथ पर गिर जाते हैं। अव्यान को यह महसूस हो चुका था। अव्यान प्रज्ञा के कान में धीरे से कहता है, क्या हुआ? मेरा बिहेवियर तुम्हें तकलीफ दे रहा है? इतना कहते ही अव्यान प्रज्ञा के कान पर किस कर लेता है। प्रज्ञा के आंसू टपकते हुए फिर एक बार अव्यान के हाथ पर गिर जाते हैं। अव्यान प्रज्ञा के बालों को साइड करके उसके कंधे पर चिन रख कर कहता है, तो सोचो मुझे कितनी तकलीफ होती होगी जब मैं तुम्हें अपनी ही वजह से इतना दर्द में देखता हूँ। आई रियली डिसअपॉइंटेड टू यू सजनी। तुम्हें पता है ना, मुझे बहुत ज़ोर से थप्पड़ मारने का मन कर रहा है। इतना कहते ही अव्यान प्रज्ञा के पेट पर पकड़ कस लेता है। अव्यान प्रज्ञा के कान में जोर से किस करते हुए कुछ ऐसा कहता है जिससे प्रज्ञा की आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं लेते। प्रज्ञा के आंसू लगातार बह रहे थे। तभी अव्यान उसे अपनी ओर पलटकर उसके पल्लू को नीचे गिराता है, फिर उसके ब्लाउज को खोलकर फेंक देता है। उसके ऐसा करते ही प्रज्ञा के दिल के पास लिखा अव्यान का नाम दिखता है, जिसके साथ प्रज्ञा का भी। अव्यान अब प्रज्ञा के हाथ को उठाता है और उसकी चूड़ी को खोलकर फेंक देता है। उसके ऐसा करते ही प्रज्ञा के हाथ पर अव्यान का नाम दिखता है। ये नाम का उसने टैटू नहीं बनवाया था, बल्कि उसने ब्लेड से ये सब कुछ लिखा था, वो भी बहुत गहरा कुरेदते हुए। अव्यान को सच में इस वक्त प्रज्ञा की हरकतों पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो बहुत ज़ोर से उसे थप्पड़ मारना चाहता था, क्योंकि ये सब करते हुए उसकी जान भी जा सकती थी, लेकिन अव्यान किसी भी तरह से अपना गुस्सा कंट्रोल कर लेता है। अव्यान प्रज्ञा को देखते हुए कहता है, तुम्हारी इसी पागलपन की हरकतों की वजह से देख लेना, मैं तुमसे बहुत दूर चला जाऊंगा। प्रज्ञा सिर झुका लेती है। उसके आंसू अब नीचे गिरने लगे थे। अव्यान प्रज्ञा की साड़ी को उठाकर उसे ढकता है, फिर कहता है, मेरे लिए दूसरों को चोट पहुंचा दिया ये फिर भी ठीक है, लेकिन मेरे लिए खुद को चोट क्यों पहुंचा रही हो? मैं किसी और का नहीं, सिर्फ तुम्हारा ही हूँ। इतना कहते ही अव्यान प्रज्ञा के चेहरे को अपने हाथों में भर लेता है और उसकी आंखों में देखने लगता है। प्रज्ञा अव्यान की आंखों में एक पल देखकर नजरें झुका लेती है। अव्यान आगे कहता है, मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम भी मेरी मम्मा की तरह बनो। प्रज्ञा जैसे ही ये सुनती है, हैरानी से अव्यान को देखने लगती है। अव्यान की आंखों में अजीब से एक्सप्रेशंस थे। अव्यान अब भी प्रज्ञा की ही आंखों में देख रहा था। वो कहता है, मेरे पापा जब उनसे बिछड़े तो उन्हें बस पापा का ही ख्याल आया। उन्हें ये बिल्कुल ख्याल नहीं आया कि परिवार को खोने का दुख मुझे भी है, मुझे उनकी ज़रूरत पड़ेगी, मुझे भी संभालने वाला चाहिए। लेकिन नहीं, वो एक ऐसी दुनिया में चली गई जहाँ मेरी आवाज़ कभी उनके पास नहीं पहुँची। इस वक्त अव्यान काव्या की शिकायत कर रहा था, अपनी काव्या से नाराज़गी बता रहा था जो वो कभी दिखा नहीं पाया। अव्यान बीते दिनों को सोचते हुए कहता है, 1 साल के भी हम ठीक से नहीं हुए थे, तब भी जब पापा गायब हो गए थे तो मम्मा को हम दोनों के बारे में बिल्कुल ख्याल नहीं आया। माँ तो मॉम श्रेष्ठा भी थी ना, मॉम के पास भी तो डैड नहीं थे, फिर वो ध्रुवंश का ख्याल रखने के लिए हिम्मत क्यों नहीं हारी? अव्यान की बातों से साफ पता चल रहा था कि वो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है काव्या से। अव्यान प्रज्ञा के गाल को सहलाते हुए कहता है, मैं नहीं चाहता कि तुम भी मम्मा की तरह बनो, मैं बस तुम्हें स्ट्रांग देखना चाहता हूँ, ताकि जब हमारे बच्चे हों और मैं किसी वजह से तुमसे दूर हो जाऊँ तो तुम हमारे बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखो, ना कि उसे छोड़कर मेरे ना होने के दर्द में डूबी रहो। एक बच्चे को हमेशा अपनों के प्यार की ज़रूरत पड़ती है, उनके साथ की ज़रूरत पड़ती है, और जब वो नहीं मिलता ना तो एक अनाथ जैसी फीलिंग आती है। मैं कभी नहीं चाहता कि मेरा बच्चा किसी तरह अनाथ जैसे जिए। उस बिछड़ाव के बाद मम्मा जब सदमे में गई तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अनाथ हूँ। मॉम थी जो मुझे संभालने के लिए आती थी, लेकिन मैंने कभी खुद को संभालने नहीं दिया, हमेशा दूरी बनाए रखी। अपनी फीलिंग्स बताते हुए अव्यान की आंखों में एक नमी सी दिखती है। अव्यान प्रज्ञा के कंधे को पकड़कर कहता है, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ अभी तक फिजिकल नहीं हुआ। मैं अपने बच्चे को अनाथ जैसी लाइफ नहीं दे सकता। जिस तरह मैंने बचपन गुजारा उस तरह की लाइफ मैं अपने बच्चे को नहीं देना चाहता।
मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ तुम हमेशा मेरे लिए पागल रहती हो, जबकि मैं तुम्हारा ही हूँ। प्रज्ञा को अव्यान की बातें काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती हैं। वो अव्यान के लिए पागल थी, ये बात सच थी। अव्यान थोड़ा उससे दूर क्या हो जाता, वो कुछ ना कुछ करके खुद को चोट पहुँचाती थी ताकि अव्यान उसके करीब रहे। प्रज्ञा को काफ़ी कुछ रियलाइज़ होता है, पर उसके मन में एक सवाल उभर कर आ रहा था जिसको वो पूछ ही लेती है। इसका मतलब आप माँ से नाराज़ हैं? अव्यान इस सवाल का कोई जवाब नहीं देता, बल्कि उसे इग्नोर करके एकदम से कहता है, मैंने तुम्हें केक नहीं खिलाया है ना। प्रज्ञा समझ चुकी थी कि अव्यान अब इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, इसीलिए ही वो बस धीरे से हाँ में सिर हिला देती है। अव्यान प्रज्ञा को बालकनी के दरवाजे से अंदर ले जाता है। वो कबर्ड से एक बॉक्स निकालता है। वो बॉक्स खोलता है तो उसमें कपकेक मौजूद था। अव्यान कपकेक निकालकर प्रज्ञा के मुंह की ओर बढ़ा देता है। प्रज्ञा मुंह खोलती है। अव्यान उसे पूरा केक खिला देता है, लेकिन प्रज्ञा उसे खाती उससे पहले ही अव्यान उसके होंठों को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। अव्यान ने प्रज्ञा के मुंह में केक तो डाल दिया, लेकिन वो खा नहीं सकती थी, क्योंकि अव्यान उसके होंठों को अपने होंठों से बंद करके किस करने लगा था। अव्यान की हरकत से प्रज्ञा काफ़ी ज़्यादा शॉक थी। वो खुद को छुड़ा भी नहीं पा रही थी। कुछ देर बाद अव्यान उसके होंठों को छोड़ता है, फिर अपने होंठों पर लगे केक को हटाते हुए कहता है, केक से ज़्यादा तुम्हारे होंठों का टेस्ट अच्छा है। प्रज्ञा अब मुंह का केक खाते हुए अव्यान को देखने लगती है। 2:30 के करीब आव्या का फ़ोन रिंग होता है। कुछ देर की रिंग के बाद आव्या की नींद टूट जाती है। वो नींद में ही अपने फ़ोन को रिसीव करके थोड़ा चिढ़कर बोलती है, कौन हो यार, दिन को वक्त नहीं मिला जो रात को परेशान करने आ गए। उसके इतना बोलते ही उधर से आवाज़ आती है, बकवास बंद करो बेबी गर्ल और जल्दी नीचे आओ। आव्या आवाज़ सुनकर हड़बड़ाते हुए उठकर बैठ जाती है और टाइम देखकर मुंह बना लेती है। वो मुंह बिगाड़ कर कहती है, क्या तुम्हें आधी रात को दौरे पड़ते हैं? इस वक्त अगर किसी ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। रुद्र सख्त आवाज़ में कहता है, 5 मिनट है तुम्हारे पास, उसके बाद जो मैं करूँगा उसका इल्ज़ाम मुझ पर मत लगाना। कहते ही रुद्र कॉल कट करता है। रुद्र अब कार पर पैर रखकर सिगरेट के कश लेने लगता है। रुद्र सिगरेट के धुएं को उड़ा ही रहा था, तभी उसे अपने पीछे से आवाज़ आती है, लो आ गई, बताओ मुझे क्यों बुलाया। रुद्र पीछे मुड़कर देखता है तो आव्या को पाता है, जिसने अब तक ढंग से आंखें नहीं खोली थी। यू आर स्लीपिंग बेबी गर्ल। रुद्र जैसे ही ये पूछता है तो आव्या को सिगरेट की स्मेल आती है। वो अपनी आंखें खोलती है। रुद्र को स्मोकिंग करता देखकर आव्या उसे बुरी तरह से घूरती है। आव्या थोड़ा गुस्से से कहती है, मैंने तुम्हें मना किया था ना स्मोकिंग करने से। रुद्र सिगरेट देखता है, फिर उसे अपनी लंबी कश लेकर कहता है, सो वॉट बेबी गर्ल, तुमने मना किया, मैंने सुन लिया, मानना ना मानना माई चॉइस। इतना कहते ही वो आव्या को ऊपर से नीचे देखता है। आव्या इस वक्त नाइट ड्रेस में थी और बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी। आव्या कहती है, सिगरेट फेंको, मैंने कहा फेंको। कहकर आव्या रुद्र से छीनने की कोशिश करती है, लेकिन कर नहीं पाती। रुद्र आव्या के हाथ को पकड़कर पूरी सिगरेट आराम से खत्म करता है, फिर नीचे गिराकर पैर से कुचल देता है। आव्या रुद्र को गुस्से से घूर रही थी। रुद्र आव्या के गाल पर अचानक ही किस करके कहता है, लुकिंग वेरी क्यूट बेबी गर्ल, चलो कार में बैठो। आव्या उसे कुछ पल तक घूरते रहती है, फिर सवाल करती है, इतनी रात को कहाँ जाएंगे। रुद्र कार की ड्राइविंग सीट पर बैठता है और चलो कहता है। आव्या फिर से टाइम देखकर उबासी लेते हुए कहती है, इतनी रात को मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाने वाली। आव्या घर जाने के लिए पलटती है, तभी रुद्र उसका हाथ पकड़कर खींचता है और अपनी गोद में बिठाकर कार का दरवाज़ा बंद करता है। आव्या रुद्र का कॉलर पकड़कर कहती है, तुम मुझे किडनैप कर रहे हो। रुद्र आव्या के गाल पर हाथ रखकर कहता है, टुडे इज़ योर बर्थडे बेबी गर्ल, सो मुझे तुम्हारे साथ कुछ टाइम स्पेंड करना है। सुबह नहीं कर सकता क्योंकि तुम्हें अपने पेरेंट्स के साथ वक्त बिताना है। रात को ही मुझे कुछ टाइम चाहिए, सो मैनेज करके आ जाना। रुद्र की बात सुनकर आव्या को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। वो उसके गले में बाहें डालकर उसके सीने पर सिर रख लेती है। रुद्र अब कार स्टार्ट करता है। पल भर में उसकी कार वहाँ से गायब हो जाती है। सुबह अप्रीता हाफ पैंट और एक टी शर्ट पहने हुए थी। अपने बालों को पीछे करते हुए हॉल से बाहर जा रही थी। उसकी आदत ही ऐसी थी कि वो कभी एक जगह पर ठहरकर कुछ काम नहीं करती थी। अप्रीता दरवाजे से बाहर खड़ी होकर अपने बाल पोंछने लगती है। रोनी भी अंदर जाने के लिए कदम बढ़ा रहा था। रोनी जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचता है, अप्रीता अपने बालों को झटकती है, जिससे रोनी के चेहरे पर कुछ पानी की बूंदें आ जाती हैं। अप्रीता उसे मुड़कर देखती है। रोनी भी अप्रीता को देखता है। अप्रीता रोनी के चेहरे पर पानी की बूंदें देखकर थोड़ा चिढ़कर कहती है, अंधे हो क्या, साइड होने के लिए नहीं बोल सकते थे। रोनी उसके चेहरे को देखकर अपनी नजरें हटाकर बिना कुछ बोले अंदर जाने के लिए मुड़ता है, पर तभी अप्रीता फिर से उससे कहती है, ओ हेलो, गूंगे हो क्या, कुछ तो जवाब दो। रोनी एक पल रुकता है, फिर बिना कुछ बोले अंदर चला जाता है।
अप्रीता उसे ऐसे जाते देखकर खुद से कहती है, अजीब ही इंसान है। बोलते हुए अब वो खुद में बड़बड़ाने लगती है। रोनी और अप्रीता को उस दिन जो होटल में हुआ था, उस वक्त दोनों ने ही एक दूसरे के चेहरे को नहीं देखा था, बस आंखें देखी थी, जिस वजह से दोनों ही एक दूसरे को पहचान नहीं पा रहे थे। रोनी आज ही पटना से अव्यान की कंपनी की सारी इन्फॉर्मेशन लेकर लौटा था। कुछ ही देर के बाद अर्जुन के साथ बात करते हुए रोनी बाहर निकलता है। उसी वक्त अप्रीता भी अंदर जाने को होती है। रोनी को अपने पापा के साथ देखकर अप्रीता की भौहें चढ़ जाती हैं। अर्जुन तुरंत ही रोनी को अप्रीता से मिलवाते हुए कहता है, रोनी ये मेरी बेटी है, तुम्हें याद तो होगा ना। रोनी एक नज़र अप्रीता को देखकर ही फिर अर्जुन को देखकर हाँ में सिर हिलाकर कहता है, हाँ याद है, इसी की वजह से एक दिन मुझे अपने डैड से मार पड़ी थी। अर्जुन को जैसे ही वो याद आता है वो हंसने लगता है। अप्रीता तो बुरी तरह से कंफ्यूज थी। अर्जुन हंसते हुए कहता है, इसके लिए कोई दुश्मनी तो नहीं निकालोगे ना इससे। रोनी अर्जुन को देखकर स्माइल करता है और वहाँ से चला जाता है, क्योंकि उसे पता था कि अर्जुन मजाक कर रहा है। उसके जाते ही अप्रीता उसे जाते हुए देखकर कहती है, कौन है ये डैडा, और मेरी वजह से इसे मार क्यों पड़ी। अर्जुन हंसते हुए किसी दोस्त की तरह अप्रीता के कंधे पर हाथ रखता है और अंदर की ओर ले जाते हुए कहता है, चलो बताता हूँ। अर्जुन और अप्रीता जैसे ही हॉल में पहुंचते हैं, उन्हें देखकर प्रीत चिल्लाती है, सर्वनाश हो इस लड़की का, फिर बाल भिगाकर घूम रही है यहाँ पर, फिर बोलेगी मम्मा ठंड लग रही है। प्रीत बोलते ही अप्रीता को घूरती है। प्रीत को देखकर अप्रीता और अर्जुन एक दूसरे को देखने लगते हैं और आंखों ही आंखों में इशारे करते हैं। अर्जुन पलके झपकाते हुए तुरंत प्रीत की कमर पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है। प्रीत हड़बड़ा जाती है और अप्रीता मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगती है, जिसकी आवाज़ किसी को नहीं आ रही थी। अर्जुन प्रीत के बालों को प्यार से पीछे करते हुए कहता है, हाय, ये तुम्हारी मीठी मीठी आवाज़ सुबह सुबह सुनकर दिल को सुकून मिल जाता है। इतना कहते हुए अर्जुन अप्रीता को जाने का इशारा करता है। अप्रीता जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। अगर वो अभी रुकती तो प्रीत उसे बहुत ज़्यादा सुनाती, इसीलिए अप्रीता को बचाने के लिए अर्जुन प्रीत का ध्यान डाइवर्ट कर देता है। वहीं प्रीत हमेशा की तरह दोनों के जाल में फंस जाती है। रात का वक्त, एक होटल में एक ग्रैंड पार्टी रखी गई थी, तीनों के बर्थडे और सभी फैमिली के मिलने की खुशी में। पार्टी हॉल पूरी तरह से भरा हुआ था, जिसमें सभी ने अपने अपने रिलेटिव्स और दोस्तों को बुलाया था। एक एक करके सबकी एंट्री होती जा रही थी। सबसे पहले तो आदित्य और काव्या की एंट्री होते ही एक अलग ही माहौल सा छा जाता है। आदित्य ने इस वक्त वाइट शर्ट और ब्लैक कोट के साथ ब्लैक पैंट पहनी हुई थी। वो अभी भी बहुत ज़्यादा हॉट लगता था। काव्या ने भी आदित्य की मैचिंग ब्लैक साड़ी पहनी थी। उसकी भी खूबसूरती कुछ कम नहीं थी। दोनों बहुत ज़्यादा परफेक्ट कपल लग रहे थे। इसके बाद अव्यान और प्रज्ञा की एंट्री होती है। उन्होंने भी थीम के हिसाब से ब्लैक ही पहना था। आज उन दोनों की जोड़ी पार्टी में चार चांद लगा रही थी। अव्यान ने प्रज्ञा की कमर को होल्ड करके रखा था। जो भी किंग की तरफ से ही आए थे, वो सब काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो चुके थे, क्योंकि उनके हिसाब से तो प्रज्ञा ध्रुवंश की वाइफ है। फिर एंट्री होती है ध्रुवंश और आव्या की। आव्या ने एक लॉन्ग गाउन पहना था, जिसमें वो चल नहीं पा रही थी, इसीलिए ध्रुवंश ने उसे गोद में उठा रखा था। ध्रुवंश आव्या को गोद में लेकर जैसे ही पहुंचता है, सबको एक और झटका मिलता है। इसी तरह से सभी की एक एक करके एंट्री होती है। सभी अपनी अपनी बातों में लग जाते हैं। कुछ ही वक्त बीता था। एक लड़की हॉल में एंट्री करती है। सिंपल सा मेकअप और एक शॉर्ट ड्रेस में उसकी हॉटनेस बहुत ही ज़्यादा दिख रही थी। आव्या की नज़र जैसे ही उस पर पड़ती है, वो अपने गाउन को संभालकर उसकी ओर जल्दी से जाती है। आव्या के होठों पर मुस्कुराहट थी और चेहरे पर खुशी। आव्या उसके पास पहुंचते ही उसके गले लग जाती है। ये लड़की और कोई नहीं, कयारा थी। कयारा आव्या को देखते ही मुस्कुराते हुए उसे विश करती है, हैप्पी बर्थडे मेरी जान। आव्या उससे गले लगकर थैंक्स कहकर फिर कहती है, कहाँ चली गई थी काया, एकदम से गायब भी हो गई। आव्या के सवाल से कयारा मुंह बिगाड़ते हुए कहती है, मेरे अमीर बाप के चोचले सहने। काव्या ये सुनकर अलग होकर हंसने लगती है। आव्या कयारा को सभी से मिलवाती है, फिर एक साइड में खड़ी हो जाती है। कयारा अपनी नजरें इधर से उधर घुमाकर कहती है, तुम्हारा वो भाई कहाँ है। आव्या कयारा को देखती है। वही कयारा ध्रुवंश को ही खोज रही थी। तभी उसकी नज़र एक और जाती है। ध्रुवंश बार काउंटर पर खड़ा होकर ड्रिंक कर रहा था। आव्या भी ध्रुवंश को देख रही थी। रुक, अभी मिलकर आती हूँ, इतना कहती ही कयारा ध्रुवंश की ओर बढ़ जाती है। कयारा उसके पास पहुँचते ही बार काउंटर पर पीठ सटाकर खड़ी हो जाती है और ध्रुवंश के हाथ का ड्रिंक ले लेती है। ध्रुवंश कयारा को ऊपर से नीचे तक देखता है। कयारा ध्रुवंश का ड्रिंक खुद ड्रिंक करते हुए उसे देखने लगती है।
ध्रुवंश उसे देखकर दूसरी ओर चला जाता है क्योंकि उसे कयारा से बात करने का बिल्कुल मूड नहीं था। कयारा बस उसे देखते हुए फीकी सी स्माइल लिए खड़ी रहती है। उसे पता था कि ध्रुवंश उसे बिल्कुल भाव नहीं देता और वो ऐसी बिल्कुल नहीं थी कि ध्रुवंश के पीछे पीछे जाकर उससे बात करने के लिए भीख मांगे। कुछ वक्त बाद अव्यान, आव्या और ध्रुवंश केक कट करते हैं। पूरे हॉल में बर्थडे और क्लैपिंग की आवाज़ गूंजे जा रही थी। आदित्य, काव्या और ध्रुव श्रेष्ठा को ही तीनों केक खिलाते हैं। पूरे हॉल में बहुत ही खुशी का माहौल था। काव्या आदित्य के बहुत करीब खड़ी थी और इस वक्त को खुशी से जी रही थी। प्रज्ञा की माँ पापा भी आए हुए थे। प्रज्ञा उनसे मिलकर बहुत खुश थी क्योंकि काफ़ी वक्त हो गया था उनसे मिले हुए। भले वो दोनों ने उन्हें जन्मा नहीं था पर उन्हें पाला, उसे इतना प्यार दिया। पार्टी चली रही थी तभी हॉल की सारी लाइट्स बंद हो जाती हैं। हॉल में बिल्कुल अंधेरा छा जाता है। किसी को कुछ समझ नहीं आता आखिर अचानक क्या हुआ जिससे हॉल में एकदम से शोर होने लगा था। तभी एक मधुर सी आवाज़ पूरी पार्टी हॉल में शांति सी फैला देती है। गाने की आवाज़ धीरे धीरे आ रही थी और इस गाने के बोल थे, तेरी सांसों की सांसों में जो हूँ तो मैं हूँ। गाने के साथ एक स्पॉटलाइट पड़ती है। स्पॉटलाइट में अव्यान खड़ा था। उसे देखकर सब हैरान थे। प्रज्ञा देखती है तो वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। तेरे ख्वाबों की आँच में जो हूँ तो मैं हूँ, अव्यान गा रहा था और सबकी नज़रें बस प्रज्ञा पर थीं। जितना सब हैरान थे उतना ज़्यादा खुश थे। स्वर्णा प्रज्ञा के कंधे पर कंधा मारते हुए टीस करती है जिससे प्रज्ञा की शर्म से नज़रें झुक जाती हैं। अव्यान स्टेज से उतरते हुए प्रज्ञा के पास जाकर खड़ा हो जाता है। प्रज्ञा नज़रें उठाकर अव्यान को देखती है। तेरे होने से ही मेरा होना है, तुझको खोना जैसे खुद को खोना। गाते हुए अव्यान प्रज्ञा का हाथ पकड़कर अपने कदम पीछे करते हुए स्टेज की ओर बढ़ जाता है। वो अपनी आंखें प्रज्ञा की आंखों में डाले हुए था। स्टेज पर पहुंचते ही अव्यान दोनों घुटनों के बल बैठकर प्रज्ञा का एक हाथ पकड़ लेता है। तू जो है तो मैं हूँ, तू जो है तो मैं हूँ, तू जो है तो मैं हूँ। दोनों की नज़रें बस एक दूसरे से मिली थी। माहौल बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक हो चुका था। कुछ हैरान, कुछ खुशी और कुछ मुस्कुराते हुए उन दोनों को देख रहे थे। अव्यान का गाना खत्म होते ही शांति फैल जाती है लेकिन म्यूजिक धीमे धीमे अब भी चल रहा था। अव्यान प्रज्ञा की आंखों में एकटक देखते हुए कहता है, शिकायत, बेरुखी, ना जाने कितने ही जज्बात साथ लिए जिए हैं हमने। हर पल तुम्हारी आंखों में ऐसे जज्बात देखता आया हूँ जिसमें बस तुम्हारी उदासी और नाराज़गी है। इस बात की उदासी कि तुम दुनिया के सामने मेरे नाम के साथ क्यों नहीं जुड़ी हो, और इस बात की नाराज़गी कि मैंने तुम्हें अभी तक अपने नाम से क्यों नहीं जोड़ा। अव्यान बोलते ही जा रहा था और ये सब कुछ लाइव टेलीकास्ट हो रहा था। पूरी दुनिया ये देख रही थी। ये सब कुछ अव्यान ने ही किया था। अव्यान आगे कहता है, आज मैं तुम्हारी सारी उदासी, सारी नाराज़गी को ख़त्म करने के बारे में एक पल नहीं सोचूंगा क्योंकि अब मैं तुम्हें और ऐसे नहीं देख सकता। अव्यान कहता है, तुम मेरी मोहब्बत हो उस पल से जब से तुम इस दुनिया में आई हो। प्रज्ञा का दिल अब काफ़ी ज़ोरों से धड़कने लगा था। वहीं बहुत कोई अव्यान के ये बोलने से कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। सभी के लिए तो अब भी प्रज्ञा सहस्त्रा ही थी। अव्यान सहस्त्रा को उस पल से चाहता है जब वो आई थी। ये उसके परिवार में से कोई समझ नहीं पाया। अव्यान रोनी को इशारा करता है तो पर्दे पर प्रज्ञा की बचपन से लेकर बड़े होने तक की एक एक करके तस्वीरें दिखने लगती हैं। प्रीत ये सब जब देखती है तो उसकी नज़र प्रज्ञा पर चली जाती है। प्रीत की आंखें एकदम से नम हो जाती हैं। वहीं सबकी नज़रें उन तस्वीरों से होकर अब प्रज्ञा पर जाती हैं। सब प्रियंश और अनन्या के प्यार की निशानी को पहचानने की कोशिश करने लगे थे। अव्यान अब खड़ा होता है और प्रज्ञा की कमर पर हाथ रखकर उसे अपने करीब खींच लेता है। बहुत लोग कंफ्यूज थे। जो क्लियर करते हुए अव्यान बोलता है, किसी रीज़न से मेरी वाइफ को अपनी आइडेंटिटी छिपाकर रहना पड़ा, बट नाउ आई विल रिवील हर आइडेंटिटी। या शी इज़ नॉट अ सहस्त्रा, शी इज़ प्रज्ञा राठौर, द फेमस एक्टर प्रियंश राठौर की बेटी। जैसे ही सबके कानों में जब ये बात पहुंचती है तो जैसे एक तबाही सी मच जाती है। प्रियंश राठौर की एक्टिंग से पहले बहुत चर्चे हुआ करते थे। आज भी इसके बहुत सारे फैंस थे जिन्होंने प्रियंश को अब तक अपने दिलों में जिंदा रखा हुआ था। किसी किसी को ये पता था कि प्रियंश राठौर मर चुका है और बहुत से लोगों को ये बात बिल्कुल नहीं पता थी। अव्यान अब सबकी ओर देखते हुए कहता है, एंड ऑल्सो शी इज़ माई वाइफ, एवरीबडी मीट माई वाइफ मिसिस प्रज्ञा अव्यान सिंघानिया। अव्यान के इस तरह खुद के साथ नाम जोड़ने से प्रज्ञा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जिस दिन का उसे कब से इंतजार था, आखिरकार वो घड़ी खत्म हो चुकी थी। पूरी दुनिया ने जान लिया था कि ये प्रज्ञा राठौर है और अव्यान सिंघानिया की वाइफ है। अव्यान अब प्रज्ञा के सामने खड़ा होता है और प्रज्ञा की आंखों में बसी नमी को देखकर कहता है, आई लव यू मिसेस सिंघानिया। प्रज्ञा इतनी ज़्यादा भावुक हो जाती है कि वो झट से अव्यान के गले लग जाती है। पूरे हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट एक साथ बजती है। काव्या की भी इस वक्त आंखें नम थी। उसने जिसे चुना था, आखिरकार अव्यान ने उसी को अपनी जीवन साथी बना लिया।
खुशी आज दुगनी हो चुकी थी। उनके परिवार का एक सदस्य जो बढ़ गया था। हिमांशु और दिया भी ये सब कुछ देख रहे थे। हिमांशु ये सब सुनने के बाद दिया को देखता है। दिया के चेहरे पर बहुत ही अजीब एक्सप्रेशंस थे, जिसे देखकर हिमांशु एक पल के लिए डर जाता है, पर वो तुरंत ही अपने डर को काबू में कर छुपा लेता है। दिया एक नज़र पूरे सिंघानियास को देखकर वहाँ से निकल जाती है। हिमांशु भी जल्दी से उसके पीछे चला जाता है। पार्टी की रौनक वक्त के साथ बढ़ती जा रही थी। अब सब प्रणया से मिलते हैं। प्रणया आज हद से ज़्यादा खुश थी, जो उसके चेहरे पर साफ छलक रहा था। अव्यान बस प्रणया की खुशी से भरे चेहरे को देखने में डूबा हुआ था। प्रीत तो प्रणया से मिलकर रो ही देती है। इस वक्त वो एक भावुक सा माहौल बन जाता है। इस खुशी के माहौल में कोई था जो काव्या के मुस्कुराते हुए चेहरे को देख रहा था। बहुत रात होने के बाद पार्टी खत्म होती है। अव्यान प्रणया को लेकर कहीं जाना चाहता था तो वो चला गया। बाकी फैमिली घर चले गए। वहीं आव्या रुद्र के बोलने पर इसी होटल में रुक गई। रुद्र पार्टी में नहीं आया था क्योंकि उसे पार्टीज नहीं पसंद थी। रुद्र ने आव्या को एक कमरे में बुलाया था। आव्या उस ओर बढ़ ही रही थी। कमरे में पहुंचकर देखती है तो उस कमरे में कोई भी नहीं था। पूरा कमरा खाली था। आव्या ये देखकर कमरे से बाहर बढ़ती है। बढ़ते बढ़ते अचानक ही आव्या के कदम रुक गए। उसे एक कमरे से अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। दरवाज़ा खुला था, जिस वजह से आव्या को उस इंसान की पीठ दिख रही थी। आव्या गौर से देखती है तो वो इस पीठ को बहुत अच्छी तरीके से पहचानती थी। आव्या हल्का सा दरवाज़ा खोलती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। सामने रुद्र एक लड़की के साथ था, पर उसका चेहरा रुद्र के शरीर की वजह से छिपा हुआ था। वो लड़की दीवार से सटी हुई थी और एक हाथ रुद्र के कंधे पर रखे हुए थी। दोनों को देखकर साफ पता चल रहा था कि रुद्र उसे किस कर रहा है। ये सब देखकर आव्या के पैर एकदम से लड़खड़ा जाते हैं। आव्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसका दिल जैसे टुकड़ों में बंट चुका था। आव्या दीवार को पकड़कर सहारा लेते हुए खड़ी होती है। अब भी उसकी नज़रें सामने ही थी। रुद्र अब उस लड़की के कपड़े निकालकर बेड पर फेंक देता है। इससे तो आव्या के दिल के हजारों टुकड़े हो जाते हैं। आव्या अपने मुंह पर हाथ रखे अपने कदम पीछे पीछे करते हुए जाने लगती है। आव्या बहुत ज़ोर से रोना चाहती थी, इसीलिए ही उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। आव्या दौड़ती हुई वहाँ से चली जाती है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। आव्या को इतनी ज़्यादा तकलीफ हो रही थी कि उसके लिए सहना मुश्किल हो जा रहा था। आव्या होटल के बाहर जाकर कार में बैठती है और रोने लगती है। कार वहाँ से जाती तो है और आव्या पीछे बैठी अपनी आंखों के सामने हुई इंसिडेंट्स को याद करते हुए लगातार बस रोती जा रही थी। वहीं आव्या की जाती कार को देखते हुए कुछ दूरी पर खड़ा रुद्रांश अजीब सी स्माइल क्लियर ड्रिंक करते हुए कहता है, दी एंड।